के 17वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, साबिक इलेक्शन कमिश्नर एस.वाई. कुरैशी साहब हैं। और आप सब जानते हैं कि उनकी एक नई किताब द पॉपुलेशन मिथ अभी अभी आई है छप के, और इस किताब पर काफ़ी चर्चा हो रहा है। और ये किताब इसलिए अहम है कि सर ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने का जो पूरा का पूरा ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है राइट विंग की तरफ से, ये बिल्कुल सच्चाई पे मबनी नहीं है। और आबादी बढ़ने का जो ताल्लुक है वो धर्म से नहीं होता है, किसी मज़हब से नहीं होता है। इसका जो ताल्लुक है वो आपकी आमदनी कितनी है, और आपको हेल्थ के कितने फैसिलिटीज़ मिलती है, लिटरेसी रेट कितनी है, इसी पे हम सर से बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने कहा था कि ये किताब छपने का जो एक आइडिया था, आपको कोई एक 1995 करीब में कोई एक प्रोजेक्ट मिला था, और उसके बाद में आप एक किताब लिखने की आपने शुरुआत की। थोड़ा सा उसके बारे में। हाँ, मुझे UNFP के कंट्री डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट की थी कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग चूँकि कम है, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी पेपर बनाइए। तो इस तरह वो ये शुरू हुआ। वो पेपर जो मैंने बनाया वो इतना आई ओपनिंग था मेरे लिए भी कि इतने में तो इतने मिथ हैं, मैं भी उसका शिकार था। तो वो पेपर बड़ा कामयाब हुआ, उसमें मैंने बड़े कई लेक्चर हुए। फिर बहुत लोगों ने कहा कि इस पर तो पूरी किताब लिख डालिए, तो वो मैंने किताब लिखनी शुरू की। जब भी किताब मुकम्मल होने पे आती थी तो नया डेटा आ जाता था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हर 5 साल में होते हैं, भारत सरकार कराती है, तो 4 सर्वेज आ चुके हैं। हर बार वो किताब दोबारा फिर मैं देखता था। अब ये फाइनली ये किताब आ गई, इससे पहले कि 5वें सर्वे का डेटा रिलीज़ हो। जी, तो सर आप जब इसके ऊपर जब आप रिसर्च कर रहे थे, तो इससे पहले क्या कभी आपने सोचा था कि मुसलमान की भी आबादी बढ़ती, इस तरह का जो इस तरह का जो अफवाह फैलता, कभी आप नहीं, ये अफवाहें ज़रूर सुनी थी कि मुसलमान फैमिली प्लानिंग बहुत कम करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और इम्प्रेशन ये था, जो गलत साबित हो क्या है, कि अगर किसी हिंदू फैमिली में 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 10 बच्चे हैं। ये इम्प्रेशन था जो सबको था, मुझे भी था। लेकिन मैंने इस किताब में आपको दिखाया डेटा से कि कभी भी हिंदू और मुसलमान के बीच में 1 बच्चे से ज़्यादा का फ़र्क नहीं था। सर आपने ये भी बताया था कि जब हिंदुओं के 4 बच्चे होते थे तो मुसलमानों के 5, जब हिंदुओं के 3 होते थे तो मुसलमानों के 4, और अभी ये घट के इतना आ गया है कि सिर्फ आधे बच्चे का फर्क बचा हुआ। तो जो पहले जो 1.1 का डिफरेंस था, वो अब घट के आधे बच्चे से भी कम 0.48 पे आ गया है। तो क्योंकि मुसलमान पिछले 30 साल से बहुत तेज़ी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, हिंदुओं से ज़्यादा बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, इसी वजह से ये गैप कम होता चला गया। जी। और सर आपने ये भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि जो स्टरलाइजेशन है, वो इस्लामिक जो उलमा है वो उसको पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं ठीक नहीं। इसके बावजूद भी लोग 20% के करीब में उस जी क्योंकि मैंने बताया कि मुसलमान बहुत एंथुजियास्टिकली फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो स्टेरिलाइजेशन है, जिस पे उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, उसके बावजूद 20% मुसलमानों ने अपने स्टेरिलाइजेशन तक करा रखा है। जी। और आपने ये भी कहा कि बच्चों की जो मतलब ग्रोथ रेट है वो भी बिल्कुल हो रही है, कम हो रही है उनके मुसलमानों के बीच में भी। तो फिर ये फैक्ट्स इतने सारे हैं। और आपने ये भी बताया कि पार्लियामेंट में भी बहुत सारे सवाल लोग नहीं पूछ पाते हैं आपको, मतलब फैमिली प्लानिंग से लेकर, लेकिन बाहर इतना हंगामा क्यों करते हैं लोग? हाँ, ये भी है कि हमने देखा है कि एक कमेटी बनी थी भारत सरकार की, उसका मैं चेयरमैन था, कि पॉलिटिशियन का क्या एटीट्यूड है फैमिली प्लानिंग पे। तो हमने देखा कि वो फैमिली प्लानिंग की बात करने से गुरेज करते हैं, कतराते हैं। तो हमने 4 पार्लियामेंट सेशंस, 4 पार्लियामेंट्स, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं पार्लियामेंट, यानी 20 साल के पार्लियामेंट्री क्वेश्चन का एनालिसिस किया। तो हमने पाया कि फैमिली प्लानिंग पे सवाल ही नहीं होते। 0.15% सवाल थे फैमिली प्लानिंग पे। तो ये हुआ। जी। अच्छा सर, ये अभी जो कुछ स्टेट्स ला रहे हैं, मतलब फैमिली प्लानिंग को लेके बिल हैं, आसाम के भी चीफ मिनिस्टर कुछ बयान दे रहे हैं, इसको इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं दिख रही है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में ऑलरेडी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000
की जो वो से चल रही है, 21 साल से चल रही है, वो एनडीए सरकार ही लाई थी। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और टोटली वॉलंटरी है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने एफिडेविट दिया था कि हमारी पॉलिसी है, वॉलंटरी है, लोगों की चॉइस है वो कि फैमिली में कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, और इतनी कामयाबी से चल रही है कि 29 में से 24 स्टेट्स में ऑलरेडी 2.1 विच इज़ अ रिप्लेसमेंट रेट, यानी आबादी का, कि 2 माँ बाप हैं, उनके जाने के बाद 2 बच्चे उनकी जगह ले लेंगे तो रिप्लेस हो गए। तो 0.1 सिर्फ ये कि कुछ बच्चे मर भी जाते हैं, उसका मार्जिन छोड़ दिया। तो ऑलरेडी 24 स्टेट जो हैं 2.1 या उससे भी नीचे पहुंच चुके हैं। सिर्फ 5 स्टेट बची हैं जिनमें यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश शामिल हैं। इन पर ध्यान देने की और ज़रूरत है कि भाई, क्योंकि 3 फैक्टर्स हैं जो फैमिली प्लानिंग बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं। एक तो तालीम, वो भी लड़कियों की, जैसे जैसे तालीम बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते हैं, और इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है बच्चे घटते हैं। और तीसरी चीज़ है सर्विस डिलीवरी, कि भाई डॉक्टर, अस्पताल, कंट्रासेप्टिव ये लोगों तक पहुँचे, जब भी तो वो फैमिली प्लानिंग करेंगे। तो इन तीनों में ये पाया गया कि मुसलमान सबसे पिछड़े हुए हैं, और उसके बाद हिंदू सबसे पिछड़े हुए हैं। तो इसीलिए हिंदुओं की पॉपुलेशन और मुसलमान की पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मुसलमान पे तो उंगली उठा दी जाती है, लेकिन हिंदुओं की भी बर्थ रेट काफी हाई है, नंबर 2 पे है। आपने ये भी कहा कि सिख लोगों के दरमियान में 80% लोग आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ। और हिंदुओं के अंदर में तकरीबन 50 है और मुसलमानों के बीच में 40 से 44 है, 45। मुसलमानों की सबसे ज्यादा ब्लेम मुसलमान को ही की। मुसलमान का 45% फैमिली प्लानिंग जो सबसे कम है, इस वजह से ब्लेम। नंबर 2 पे कौन है? वो हिंदुओं का 54%। अब 54% कितना पुअर है इसको आप देखें। अगर सिखों का से मुकाबला करें, सिखों में 80% है, 80% सिख फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो मॉडल में चाहिए। तो मुसलमान अगर बॉटम पे हैं तो हिंदू भी तो नंबर 2 पे हैं, उसकी को तो बात ही नहीं करते। वो अगर देखें तो भाई हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके पॉपुलेशन में बड़ा इजाफा कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों को रोकना चाहिए, क्योंकि दोनों के फैक्टर्स एक ही हैं। दोनों में गुर्बत है, दोनों में लिटरेसी सबसे कम है। तो इसलिए ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम इशू नहीं है, हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल एक तरफ ही हैं। जी। इस किताब में सर ने एक बहुत ही अहम बात कही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कभी भी, और ये आबादी के मसले को कभी भी पॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए। और इन्होंने, सर ने इस किताब के अंदर में बात लिखी थी कि ये किताब के अंदर में जो मिथ को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, फैक्ट्स के, दलाइल के बुनियाद पे और सरकारी आंकड़ों के बुनियाद पे, मोतबर सरकारी आंकड़ों के बुनियाद पे, सर ने कहा कि कोई मैं अपना प्रिजुडिस उसके अंदर में नहीं डाल रहा हूँ। और उसमें इन्होंने ये भी कहा कि एक लिटिल बिट इनका कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग के लिए। सर, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके अभी भी हंगामा चल रहा है और कह रहे हैं मुसलमान 4 शादियां करते हैं और इतने बच्चे पैदा करते हैं। जी ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे तो बहुत बार इस पे डिबेट हो चुकी है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर जो थे उन्होंने इसको तो कंपलसरी किया नहीं, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला कि भाई इस पे जल्द से जल्द इस पे डिबेट होनी चाहिए। कई बार कोर्ट इस पे ये तस्करा कर चुके हैं, आज तक क्यों नहीं हो पाया। कितने साल तो एनडीए की सरकार भी रह ली, आज तक क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इतना आसान काम नहीं है। बल्कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, वो तो सारे ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि ना इसकी ज़रूरत है ना ये डिज़ायरेबल है। ये दोनों चीज़ें लेटेस्ट लॉ कमीशन ने लिख के दिया था सरकार को। तो इसलिए इसके ऊपर एक तो डिबेट करें कि भाई क्यों होना चाहिए। मैं कहता हूँ 10 में से आप लोग 10 लोगों से पूछिए जो डिमांड करते हैं, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। सिर्फ उनका ये जवाब होगा कि मुसलमानों की बीवियाँ बहुत होती हैं। जैसा कि मैंने आपको कुछ बताया कि मुसलमानों की बीवियाँ दूसरी बीवी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तान में जेंडर रेशियो औरतों के खिलाफ है। जी 930 तकरीबन औरतें हैं 1000 मर्दों पे। दूसरी बीवी आएगी कहाँ से? दूसरी बीवी के लिए 2000 औरतें चाहिए, दूसरी बीवी के लिए, और 4 बीवियों के लिए 4000 औरतें चाहिए, तो वो है ही नहीं। तो इसलिए ये तो बिल्कुल मुहम्मल और बकवास एलिगेशन है। तो लेकिन आम लोगों के दिमाग में इतना घुस गया है कि वो 10 में से 9 आपको ये जवाब देंगे कि इनकी बीवियां बहुत होती हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उसका रीज़न तक लोगों को पता नहीं, बस जो दिमाग में भर दिया गया है, बस उस वजह से इस किस्म की डिमांड होती है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है,
डिमांड होनी चाहिए, ज़रूर इस पे बहस करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पर्सनल लॉज को रिकग्नाइज किया है। मुसलमान हूँ, मैं निकाह करता हूँ, आप फेरे पे करते हैं, मैं अपना मुर्दा दफन करता हूँ, आप जलाते हैं। ये है पर्सनल लॉ की जो डिफरेंट चीज़ें, इसमें किसको क्या शिकायत है? आपको मुझसे, मुझको आपसे क्या शिकायत है? तो कुछ सर नहीं। आपने भी तो कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को की हिमायत जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही दलील देते हैं कि मुसलमानों की 5 बीवियां 4 बीवियां और इतने बच्चे, जब ये सारी बातें ही झूठी है, बेबुनियाद है, तो इसमें भी कोई मतलब आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी कोई आधार नहीं है? फिर भी जरूर डिबेट कर लो कि भाई ये क्यों होना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं और क्या उसकी रूपरेखा होगी। जरूर करनी चाहिए, डिबेट तो अच्छी चीज है। जी सर, एक आखिरी सवाल ये, आपने कहा था कि आपकी मुलाकात भी किसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी बड़े साहब से हुई थी और आपने उनसे कहा कि जो 3 तलाक का मसला है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा ये मकरूह भी है लेकिन इसको चालू भी रखा जाएगा। तो आपने कहा था कि ये गलती हुई और लोगों को उसको मतलब जी मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चूक हुई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। देखिए, कम्युनिटी में रिफॉर्म आता रहना चाहिए और वो रिफॉर्म विद इन द कम्युनिटी आता है, कोई दूसरे लोग उसको नहीं बता सकते। अब हिंदुओं को मुसलमान बताने लग जाए कि भाई आप ये रिफॉर्म कर डालो और मुसलमान को हिंदुओं को बताने लग जाए कि आप रिफॉर्म, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। विद इन द कम्युनिटी, और पर्सनल लॉ बोर्ड का काम है कि रिफॉर्म पर बहस करें और रिफॉर्म लाएं। अब 3 तलाक को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही हराम करार कर देना चाहिए था, जो नहीं किया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, सरकार ने कर दिया, तो फिर हमको शिकवा करने का क्या राइट है? ये तो इतने तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गलती हमने की और उसका फायदा और ने उठाया कि हमारी गलती कोताही कि हमने एक मौका हाथ से जाने दिया कि जब 3 तलाक का मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ पूरा एक जयपुर सेशन में आया था, उस वक्त उठाना चाहिए था। मैंने बल्कि उन जो बड़े आलिम से पूछा, बहुत बड़े थे, कि भाई आपने ये मौका हाथ से क्यों जाने दिया, ये आपको 3 तलाक को बैन करना चाहिए था। तो आपने कहा कि ऐसा करते तो बोर्ड टूट जाता। हमने कहा ये तो बड़ी कमजोरी की बात है कि भाई आप ऐसे, उस वक्त नहीं टूटा लेकिन अभी तो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी कम से कम ज़हनी तौर पर तो टूटी हुई है। कितनी नहीं, वो बोर्ड भी कितनी बार टूट लिया। तो इसलिए एक अपॉर्चुनिटी थी जो वो खोदी, कमजोरी दिखाई, जो बहुत गलती थी, शॉर्ट साइटेडनेस थी। बोर्ड को असर्टिव और एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि रिफॉर्म विद इन द कम्युनिटी बोर्ड ही ला सकता है। जी सर, बस एक आखिरी सवाल ये है कि जब आप गुड़गांव में यहाँ पे थे तो आपने एक मुझे बताया थोड़ी देर पहले बातचीत में कि आप जब यहाँ पे ऑफिसर थे तो आप सुनते थे मुसलमानों के बारे में कि भाई मुसलमान लोग हैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, फिर तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो आते हैं और कहते हैं कि नमाज पढ़ो और गश्त पे चलो। लेकिन जब आपने फैक्ट्स चेक किया तो आपने पाया कि मुसलमानों को बच्चों को स्कूल भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो स्कूल ही उनको नहीं दे पाते हैं। तो ये सवाल कहीं ना कहीं एक लार्जर बड़े सवाल से जुड़ जाता है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी को बार बार जिम्मेदार, दकियानूस और पसमानदगी के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन जो सरकार के और हुक्मरान की और जो ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है कि उनको उसी तरह की सहूलियत दे, उसमें पीछे हट जाते हैं। जी जी जी। ये मैं गुड़गांव में डिप्टी कमिश्नर था 1980 से 83, मेवात उसका हिस्सा था। तो वहाँ पे मैंने ये देखा था कि वहाँ पे बहुत बैकवर्डनेस थी एजुकेशन में। तो रीज़न यही बताया जाता है कि यहाँ के नेता नहीं चाहते कि लोग पढ़ें, और यहाँ तबलीगी जमात आके वो लोगों को, बच्चों को रोकती है कि मदरसे मस्जिद जाओ, मदरसे जाओ, स्कूल ना जाओ। तो जब मैंने तहकीकात की तो बिल्कुल गलत पाया। उन्होंने कहा था स्कूल तो है ही नहीं, वो की करके पेड़ के नीचे बच्चे बैठे हैं, वो स्कूल है। तो मैंने कहा अच्छा हम बिल्डिंग दे दें तो आप बच्चों को भेजोगे ना, क्यों नहीं भेजेंगे। फिर उन्होंने दिखाया कि कितने 172 बच्चे हैं और 4th क्लास तक एक ही टीचर है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो टीचर की कमी वो भी हमने पूरी करनी थी। तो फिर हमने एक कैंपेन बनाया कि हम आपको टीचर देंगे, बिल्डिंग देंगे, आप बच्चों को दाखिल कीजिए। 45% एनरोलमेंट में इजाफा हो गया था 1982 के इस कैंपेन में। बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। उसमें हमें 33 पंचायतों ने 100% बच्चे दाखिल कर दिए। तो दैट मीन हमारा जो, तो आप मान रहे हैं कि बैकवर्डनेस के लिए मतलब पॉलिसीज की फेलियर है, पॉलिसी की फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है कि हमने उस इलाके को बैकवर्ड रखा। वहाँ पे उसकी वजह, चूँकि वो बैकवर्ड है, वहाँ पे कोई पोस्ट होने को तैयार नहीं। 100 में से 90 पोस्टें खाली रहती हैं, कोई जाता ही नहीं। अब अगर जब जाओगे नहीं वहाँ,
कि सितंबर के महीने में, सितंबर 1981 में हमने एक कैंपेन किया कि इनरोलमेंट ड्राइव के बच्चों को स्कूल में दाखिल किया जाए, और हमने इनाम रखे उसमें कि जो पंचायत 100% बच्चों को दाखिल करेगी उनको 10,000, जो नंबर 2 पे 7,500 और 5,000 उनको हम इनाम के रूप में देंगे। तो एक दौड़ हो गई और 33 स्कूलों में 100% इनरोलमेंट हो गई। अब इनरोलमेंट जब हो गई 45% पूरे मेवात में इनरोलमेंट बढ़ गई बच्चों की। अब जब इनरोलमेंट बढ़ गई तो टीचर पीपल रेशियो और ख़राब हो गई, टीचर की शॉर्टेज तो और बढ़ गई। अब मैंने 100 टीचरों का केस बना के चंडीगढ़ भेजा, तो उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर ईश्वर चंद्रा, बहुत नेक आदमी थे। तो मुझे किसी ने बताया कि वो बैठे हुए एक दिन तुमको बुरा भला कह रहे हैं कि कुरैशी का मूड आया, चला गाँव लोगों को स्कूल भिजवाने, और अब इतने टीचर कब पड़ गए, कहाँ से देंगे। 100 टीचर की डिमांड मैंने की थी। तो मैं भी जवान आदमी था, मैं पहुंच गया उनसे लड़ने। मैंने कहा कि सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि 10 साल के अंदर अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन हो जानी चाहिए। आप डिप्टी कमिश्नर थे, आपने अपने ज़माने में जो काम नहीं किया, अगर 20 साल बाद मैं कर रहा हूं तो मुझे तो आपको सपोर्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने फ़ौरन, बहुत अजीम शख्सियत थे, उन्होंने कहा कि बेटा मैं 100% तुमसे एग्री करता हूँ, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें बुरा भला कहा था, मैं तुमको 100 टीचर दूंगा। उस साल पूरे हरियाणा में 100 टीचरों की अपॉइंटमेंट उन्होंने करके मुझे दिए कि लगाओ जहाँ लगाना है। तो मैंने जब बिल्डिंगें बनाने शुरू कर दी, टीचर दे दिए, तो मैंने कहा देखिए, मैंने सरपंचों से, गांव वालों से सरकार के बिहाफ पर एक वादा किया था। अब मेरा वादा झूठा पड़ जाए ये तो नहीं होना चाहिए, तो आप सपोर्ट करें जो उन्होंने की। तीसरी चीज़ स्कूल चलाने की। अब वो उर्दू टीचर ना मिले तो हमने एक JBT उर्दू की क्लासेस शुरू की, जो आज 40 साल हो गए, आज तक JBT उर्दू का वो स्कूल चल रहा है। फिरोजपुर नमक गांव है, उसमें हमने किया। तो वहाँ पे हज़ारों वहाँ से लड़के निकल के जा चुके। होता क्या था कि चूँकि मेवात बहुत बैकवर्ड है, वहाँ पे कोई टीचर आने को तैयार नहीं होता था। क्यों जी, यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं है, कोई अच्छे स्कूल नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। अरे भाई, अगर बैकवर्ड एरिया है और आप नहीं जाओगे तो वो बैकवर्ड एरिया तरक्की कैसे करेगा। तो वो एक विशेष साइकिल हो गया कि पहले तरक्की आएगी कि पहले वहाँ पे लोग जाना को तैयार होंगे। तो हमने उसका ये किया कि भाई लोकल टीचर को तो वहाँ से कोई तबादला कराने का नहीं होगा कि यह होगा मेवाती और तबादला करनाल में करा लेगा। तो इसलिए हमने कहा लोकल टीचर प्रोड्यूस करते हैं, तो JBT उर्दू के हमने किए। तो उसके बाद उन्होंने एनरोलमेंट करके दिखा दी, हमने अपनी तरफ से टीचर और बिल्डिंगें दे के दिखा दी। 40 साल हो गए, खुदा का शुक्र है। हालांकि हमने नाम उसका रखा था क्रैश प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स इन डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। वो अभी तक एक बिल्डिंग सलामत है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं SY कुरैशी साहब से, जो कि साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत सरकार के, और वो 17वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और ये भी उनके नाम से एक रिकॉर्ड है कि आज़ाद भारत की वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और इनकी एक किताब आई है द पॉपुलेशन में, तो काफ़ी अहम बुक है, जिसमें ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में जो बढ़ती हुई आबादी का जो खेल है, इसे एक फ़िरका वाराना खेल है, इसका कोई हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है। सर, एक सवाल हम और लेना चाहते हैं आपसे इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, कि जब आप इलेक्शन कमिश्नर थे 2010 और 2012 के बीच में, तो उस दौरान में आपने सारी देश को देखा। भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, और शायद सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आपको लगता है एक परसेप्शन ग्रो कर रहा है लोगों के बीच में कि जो इलेक्शन कमिश्नर एक बहुत ही खुद मुख्तार और बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही फ्री इदारा हुआ करता था, वैसा अब शायद वो ऐसा नहीं है, कुछ इरोजन हुआ है उसको लेके? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन पे कोई भी उंगली उठाता है तो मुझे पर्सनली तकलीफ़ होती है, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन का मैं एक हिस्सा रहा हूँ। मैंने भी 2-4 ईंटें इसकी इमारत में लगाई हैं, तो और इसकी अच्छी रेपुटेशन को मैंने एंजॉय किया है, उसका फ़ायदा उठाया है कि इतनी अच्छी रेपुटेशन इलेक्शन कमीशन की रही है कि अगर आफ्टर ऑल इतना बड़ा इलेक्शन होता है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है, उसमें कुछ हमसे गलतियां कोताहियाँ भी हो जाएं तो लोग उसको माफ़ कर दिया करते थे, ये सोच के कि भाई बेसिकली ये ईमानदार इंस्टीट्यूशन, ईमानदार इदारा है
और किसी लोकल लेवल पे और भारत जैसे बड़े देश में इतनी विविधता में इलेक्शंस कराना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए अगर कोई इक्का दुक्का कहीं कोताही कोई गलती हो गई तो ये लोकल लेवल पे कोई कोताही की बात है, ये इंस्टीट्यूशन पे आंच नहीं आती थी। लेकिन अब जो लेटली पिछले 2-3 साल में जो हेडलाइंस देखने में आई कि इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान लगाते चले गए, तो उससे बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, हम ऑस्ट्रिच की तरह, शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह भी नहीं छुपा सकते कि नहीं 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 कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ये कहना गलत होगा। अब मुझ पे मेरे लिए एक अजीब सा एक वो था, एक तज़ब्ज़ुब कि मैं चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा हूँ, मैं क्या इस पर कमेंट करूँ ना करूँ, लेकिन मैं क्या सिटीज़न नहीं हूँ, क्या मैं शहरी नहीं हूँ, मुझे क्या राय रखने का इख्तियार नहीं है, बल्कि मेरी तो एक मॉरल जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं तो एक इंसाइडर भी हूँ, मुझे तो इलेक्शन की हकीकत पूरी तरह अंदर से पता है, इसलिए, और उसमें कोई अच्छाई बुराई हुई है, कोताही हुई है तो वो भी पता है, तो इसलिए उस पर कमेंट करने का न सिर्फ मेरा हक बनता है बल्कि मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं गाइड करूँ, समझाऊँ अपने जूनियर कॉलीग्स को कि भाई देखो यहाँ तुम गलत चल रहे हो। और भूल जाइए कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप पिछले दो साल की न्यूज़पेपर की हेडलाइंस उठा के देख लीजिए, एडिटोरियल उठा के देख लीजिए, एक दिखा दीजिए जिसने तारीफ़ की हो, और वही अखबार जो एडिटोरियल और हेडलाइन अच्छी से अच्छी देते में थकते नहीं थे, वो हेडलाइंस आज बुरे से बुरा कह रहे हैं। तो कुछ तो बदला है, वो क्यों बदला, क्या बदला, इस पे हम सबको गौर करने की ज़रूरत है और इस्लाह करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक सवाल आपसे मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले और आपने इसकी मजम्मत की है और इसको खारिज भी किया है। कुछ लोगों के दिलों में भय है सर कि वोटिंग मशीन्स को बदलने की या ये सब, आपको क्या लगता है कहाँ तक इसमें सच्चाई? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। हमारी ईवीएम बिल्कुल बढ़िया हैं, ठीक हैं, और उनमें थोड़ा सा बहुत सुधार जिसकी ज़रूरत होती थी वो हम करते रहे हैं। अब मुझे याद है जब मैं 2010 से 12 ईस्वी था, उस वक्त इलेक्शन का ईवीएम के खिलाफ जो मुहिम थी सबसे ज़्यादा गर्म थी। अडवाणी जी और उस वक्त अडवाणी जी और बीजेपी ने उसको किया था, किताब तक एक लिख डाली थी कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ठीक है। उस वक्त के ज़माने में मैंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया क्योंकि मेरा राय ये है कि पॉलिटिकल पार्टी से हमें इंटरेक्शन रखना चाहिए, क्योंकि उनका और हमारा मकसद दोनों का एक है। और अगर हम उनको दुश्मन समझ के ट्रीट करें, सरकार ज़रूर अपोजिशन को दुश्मन ट्रीट करती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनको दुश्मन ना समझे, उनको दोस्त समझे, तो हमने उनके सारे ऑल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई, रूलिंग पार्टी अपोजिशन सारी मिला के कि भाई आप बताओ कि क्या पोजीशन है। तो सब ने एक आवाज़ से कहा कि हम चाहते हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट कर दें और वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ताकि एक पर्ची छप जाया करे, ताकि हम उसको देख लें कि मशीन में क्या गया वो तो दिखाई नहीं देता, लेकिन पर्ची पे छपा हुआ तो नज़र आ जाएगा। तो एक पर्ची छप जाया करे, वो डब्बे में चली जाए, उनको भी गिन लीजिए। तो उसी मीटिंग में मैंने ये फैसला किया कि ठीक है, दोनों फैक्ट्रियाँ जो हमारी मशीनें बनाती हैं कि भाई ये प्रिंटर बनाना शुरू करो। हमारे 5 IIT के प्रोफेसर उसकी इंडिपेंडेंट कमेटी एक्सपर्ट किए, उनसे कहा कि तुम इनको एडवाइस करो, गाइड करो, और वो मशीनें बन के आई। हमने उनका 5 शहरों में टेस्ट किया पूरे दिन। पहली बार 2011 में कुछ प्रॉब्लम्स आई, फिर हमने कहा नहीं, ठीक करके लाओ। 2012 में उन्होंने आके जुलाई में फिर दोबारा किया, वो सब ठीक निकला। उसी दिन से उनका इस्तेमाल शुरू हो गया, और अब सारी मशीनें। अब बंगाल में भी तो बीजेपी हारी है, अब बुरी तरह हारी है। अगर ईवीएम मैनिपुलेट होती तो बीजेपी क्यों हारती? लेकिन आपने ये भी कहा थोड़ी देर पहले गुफ्तगू में कि अगर लोगों के अंदर में अगर मान लीजिए कुछ खदशात है, इवन इफ इट इज इमेजिनरी, मान लीजिए कि वो तो ख्याली ही है, बिल्कुल, तो उसको भी दूर करने की जिम्मेदारी तो इंस्टीट्यूशन। जी, आपने ये ठीक मुझे याद दिलाया। मैंने आपसे यही कहा था कि देखिए, खदशात अगर लोगों को है या पॉलिटिकल पार्टीज को है, तो हम ये कहें कि नहीं, अब हमने ऑलरेडी ईवीएम पे जो कहना था हम कह चुके 5 साल पहले, 3 साल पहले। नहीं, बार बार अगर सवाल उठेगा तो हमें बार बार जवाब देना चाहिए। और मैं समझता हूँ सबसे अच्छा तरीका ये कि पूरी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और ऑल पार्टी मीटिंग से बुला के खुल के बात कीजिए कि उनके इतराज़ात क्या हैं। क्योंकि अगर आप अपना बिल्कुल दिमाग और सारा उसको बंद कर दें कि जी हमने कोई नहीं सुनी, प्रेस्टीज इशू बना लें, ये गलत। इलेक्शन कमीशन को किसी इशू को प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए कि अगर कोई कह रहा है उसकी बात सुनो तो सही,
उसको बुला के और उसको एक बार नहीं 5 बार बुला के 5 बार बताना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। कौन सा ऐसी है कि हमारी कमर टूट जाएगी कि जी बार बार बुला लिया। इसलिए इंटरेक्शन विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड मतलब डेमोक्रेसी का नाम ही मतलब बातचीत है, विवादों का सुलझाव, विवाद है, समझाना। और आफ्टर ऑल अगर कोई कह रहा है मशीनों का सुधार तो भाई उसको बुला के पूछोगे भाई बताओ क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हमने कौन सा ऐसे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बैलेट की तरफ लौटो, ये कि क्या कौन था, हम इलेक्शन कमीशन मशीनों के ठेकेदार हैं क्या? हम उस मशीन के, बल्कि मशीन को सुधारने में हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। एक सवाल ये भी आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग हम अखबार में हम लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं जो कि मतलब क्रिटिक हैं कि जब बड़े बड़े देशों में मशीन के बाद से लोग बैलेट की तरफ लौटे हैं तो हम क्यों बैलेट से मशीन की तरफ? नहीं, वो भी बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियाद बात है। वो लोग समझते हैं नहीं। वो ये कहते हैं, देखिए यूरोप में 4 देशों ने मशीन बंद की थी, लेकिन एक तो ये कि 4 देशों के नाम से एकदम अच्छा फ्रांस और उसमें इटली और नेदरलैंड और कौन सी चौथी उन्होंने कर दी तो ज़रूर कुछ गड़बड़ होगी। वो चारों मशीनें एक कंपनी की मशीनें थी। उस मशीन में कोई ख़राबी आई कि उसका जो सिग्नल है वो दूर तक सुनाई दिखाई दे जाता था। उस बेसिस पे जब उस कंपनी ने उस मशीन को मजबूरन बंद करना पड़ा तो 4 कंट्रीज जो खरीदती तो चारों ने बंद करना पड़ा। तो वो 4 कंट्री उसको नहीं गिनना चाहिए, हमें उसको एक ही इंसिडेंट मानना चाहिए कि एक मशीन में ख़राबी निकली, उसकी वजह से जो चारों कंट्रीज यूज़ करती थी उसको बंद कर दिया। दूसरी चीज़ कहते हैं जर्मनी, कि देखो जर्मनी ने वो कर दिया, जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल कर दिया। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में जर्मन सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला 25 साल पहले किया था। 1982 में केरला में जब सबसे पहले मशीन इस्तेमाल हुई तो कोई सुप्रीम कोर्ट तक केस चला गया कि साहब ये मशीन क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप मशीन यूज़ नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये नहीं कि मशीन पे उनको भरोसा नहीं था, एक टेक्निकल रीज़न था, यानी लीगल टेक्निकल रीज़न था कि उन्होंने कहा था आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आपका जो कानून है, कानून में बैलेट पेपर मेंशन्ड है, मशीन मेंशन नहीं है। उस कानून में मशीन का नाम भी डाल दो और इलेक्शन करा लो। जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एक आम आदमी को फिजिकली बगैर एक्सपर्ट के मदद के उसको वो प्रोसेस समझ में आ सके, और ये मशीन में वो बगैर एक्सपर्ट के समझ में नहीं आता। तो उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक बेसिस पे कहा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून के बेसिस पे कहा। दोनों ने मशीन की टेक्नोलॉजी पे डाउट नहीं किया कि ये बेईमान है, बल्कि उन्होंने एक लीगल टेक्निकल रीजन के वजह से हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तो इस डिफरेंस को मिटा दिया जाता है। 25 साल पहले हमारे जर्मन सुप्रीम कोर्ट से 25 साल पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो हम तो उसके मुताबिक चल रहे हैं। इसलिए जर्मनी और 5 कंट्रीज और उसका मिसाल देना ये बिल्कुल बेतुकी बात है, ये इग्नोरेंस पे बेस्ड है, लोगों को मालूम नहीं कि फैक्ट क्या थे इसके। अच्छा सर, कश्मीर के बारे में भी एक आपसे सवाल ले ले कि कश्मीर में भी जिस तरह से उसकी खास आइडेंटिटी को ख़त्म किया गया, कुछ लोगों को डर है कि वहाँ की पहचान बदल दी जाएगी। देखिए कश्मीर का मसला तो इतना पेचीदा है, उस पर जो मेरा ना उस पर एक्सपर्टीज है, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूं तो बेहतर है। मतलब आप मुझे नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हम वहाँ जो इलेक्शन कराते थे, कई बार मुझसे सवाल किया गया कि भैया वहाँ के इलेक्शन कैसा था। तो मैं कहता था कि देखिए कश्मीर जो हिंदुस्तान के बाकी सूबे हैं वैसे ही इलेक्शन कश्मीर में होता है, बल्कि कश्मीर में तो कितनी बार ऐसा इलेक्शन हुआ कि सबसे ज़्यादा पीसफुल और सबसे अच्छा इलेक्शन कश्मीर में हुआ है। सो टर्न आउट भी बहुत अच्छे से अच्छा हुआ है कि जी कश्मीरी क्या चाहते हैं। मैंने जवाब मेरा था कि भाई कश्मीरी वही चाहते हैं जो भारत के दूसरे लोग चाहते हैं, बाकी उसमें मतलब ये नहीं एक एक्सेप्शन बनाना भी ठीक नहीं, उनको एक्सेप्शन बनाना में गलत, क्योंकि उनको भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जिसके जरिए अपने प्रॉब्लम्स अपनी ग्रीवेंसेस को दूर करा सकें। वो इलेक्शन में इंटरेस्टेड होते हैं, जब भी तो इलेक्शन में भाग लेते हैं, इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं, जिसपे बहुत लोगों को हैरानी होती है कि ये कैसे बॉयकॉट कॉल करते हैं मिलिटेंट, उसकी कोई परवाह न करके 60-60 70% टर्नआउट कश्मीर में होता है। जी जी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो देश में पूरा एक जो माहौल बना हुआ है खासकर कुछ सालों से, तो उसमें कुछ लोगों को लग रहा है कि जो हमारी साझी विरासत है, जो मुश्तरका तहजीब है, जो सेकुलर और जमहूरी हमारे वैल्यूज़ हैं, ये काफ़ी स्ट्रेन हुआ है। तो इसको कैसे बचाया जाए और कैसे एक अच्छा माहौल पैदा किया जाए? देखिए ये तो बदकिस्मत ये है कि ये ऐसा माहौल पैदा किया गया, और ये ऐसा माहौल इसलिए पैदा किया गया
कि किसी पार्टी ने ये समझ लिया और टेक्निक इवॉल्व कर ली कि हिंदू मुसलमान को लड़ा के रखो, तो इसलिए पोलराइजेशन होगा, उससे कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट्स होगा। तो इस वजह से इस किस्म की वो, चाहे वो हम 4 हमारे 40, हम 5 हमारे 25, इस किस्म की मुहम्मल बातें ये लोग करते रहते हैं, बेसिकली इख्तिलाफ पैदा करने के लिए। तो इसमें दूसरी तरफ मैं ये भी कहता रहा हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान सेक्युलर है वो इसलिए कि बेसिकली हिंदू सेक्युलर हैं। आफ्टर ऑल हिंदुस्तान ने सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 1950 में। उस वक्त तो पार्टीशन के फ़ौरन बाद अगर चाहते तो एक हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, बड़ी आसानी से, कोई भी सवाल ना उठा था। लेकिन यूनानिमसली हम आवाज़ हो के पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें 83% हिंदू थे, उन्होंने सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे ये पूरी तकलीली साबित होता है कि हिंदूज आर बेसिकली सेक्युलर। उस सेक्युलरिज्म को डिस्टर्ब करने की जो एक पॉलिटिकल कोशिश होती है और हो रही है, और उसका पॉलिटिकल फ़ायदा होने लगा है, क्योंकि इलेक्शन की एक ही स्ट्रैटेजी बची रह गई है, बाकी सब तो कभी कामयाब कभी फेल होती हैं। बस इनको लड़ा के रखो, हिंदुओं को डरा के रखो। तो ये जो है, ये तो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद सोचना चाहिए कि ये देश को कमज़ोर करने की बातें हैं कि देश को मजबूत करने की बातें हैं। जी दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे भारत के 17वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी साहब का। आप जानते हैं कि उनकी एक नई किताब द पॉपुलेशन मिथ अभी आई है, और हमने किताब के बारे में भी बात